नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में इतिहास में विश्व इतिहास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी उस क्रांति के लिए जो उत्तरदायी तत्व और उस समय की व्यवस्था, कैथोलिकवादियों का बढ़ता प्रभाव और जेम्स द्वितीय की अयोग्यता जैसे नियम पढ़े थे। गौरवपूर्ण क्रांति के अगले कारणों में आज हम पढ़ते हैं फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता। तो देखिए, धन और सेना प्राप्त करने के उद्देश्य से जेम्स द्वितीय ने फ्रांस के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर दी और उस समय फ्रांस का जो शासक था जिसका नाम था लुई 14वां, लुई 14वें के स्वेच्छाचारी शासन से जनता त्रस्त आ चुकी थी। वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम नहीं था, राजा ही स्टेट था। इंग्लैंड की जनता लुई 14वें से घृणा करती थी, अतः उस समय इंग्लैंड की फ्रांस के साथ बढ़ती नजदीकियां वहां की जनता को पसंद नहीं आ रही थी। राजा स्वयं ही स्टेट था और इंग्लैंड के लोग ये मानते थे कि फ्रांस के लुई 14वें से जेम्स द्वितीय की जो मित्रता है इससे हमें भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लुई 14वें ने नांतेस के नियम अर्थात ऐसे नियम जिसके तहत प्रोटेस्टेंटों को फ्रांस में 1629 ईस्वी में कुछ स्वतंत्रता दे दी थी, उन नियमों को रद्द कर दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी सरकार ने प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इससे इंग्लैंड की बहुसंख्यक जनता भी आतंकित थी। इसलिए जेम्स द्वितीय की फ्रांस से बढ़ती नजदीकियों को वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगला कारण अपन पढ़ सकते हैं, असाधारण न्यायालय की स्थापना। तो देखिए, मनमथ के विद्रोह को कुचलने के बाद विद्रोहियों को सजा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए जेम्स द्वितीय ने असाधारण न्यायालय की स्थापना कर दी और न ही किसी पार्लियामेंट से अनुमति ली। विशेषाधिकार के तहत इसकी स्थापना हुई और इस असाधारण न्यायालय के जज जेफरे को बनाया गया था। जेफरे
अपने निर्दयी व्यवहार के लिए कुख्यात था और उसने बड़ी कठोरता से जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको मृत्युदंड तक की सजा दे दी। यहां तक कि उसने स्त्रियों के साथ भी अत्याचार किया, अमानुषिक व्यवहार किया। जेफरे ने 315 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया तथा 850 लोगों को आजीवन देश निर्वासन का दंड दिया और उनमें से कितने ही गुलाम के रूप में बेच दिए गए और बहुतों के शरीर पर कोड़े मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी। और इस बर्बर व नृशंस हत्या के कारण इस असाधारण न्यायालय को इंग्लैंड की जनता खूनी न्यायालय कहने लगी। अर्थात जेम्स द्वितीय का यह कार्य जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगला है परीक्षा नियम रद्द करना। ऐसे नियम जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वादियों को समानता प्रदान की हुई थी। दोनों ही अपनी अपनी योग्यता से परीक्षा पास करके नौकरी ले सकते थे, लेकिन जेम्स ने ऐसे परीक्षा नियमों को रद्द कर दिया और उसने कैथोलिक विचारकों को बिना टेस्ट के ही, बिना परीक्षा के ही भर्ती करना शुरू कर दिया। यहां तक कि विश्वविद्यालय, चर्च व विभिन्न बड़े बड़े पदों पर उसने कैथोलिक वादियों को ही नियुक्त करना शुरू किया बिना परीक्षा से ही। इससे अन्य लोगों को बड़ा धक्का लगा और वे जेम्स द्वितीय पर संदेह करने लगे और उनका संदेह भी सही निकल रहा था। यहां तक कि उसने रोचेस्टर नामक एक हाई चर्चमैन जो प्रोटेस्टेंटवादी था उसको पद से हटाकर उसके स्थान पर कट्टर कैथोलिक सोच वाले व्यक्ति संडरलैंड नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। स्ट्रिकलैंड को नौसेना का सेनापति नियुक्त किया और यह सब कुछ सहन करना लोगों के लिए कठिन था। जेम्स के समर्थकों को भी उनके कार्यों पर संदेह होने लगा था। इस तरह उन्होंने परीक्षा के नियम रद्द कराने का प्रयास किया था। अगला है स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड के प्रति नीति। तो देखिए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जेम्स द्वितीय की निरंकुशता से बच नहीं पाए और वहां पर भी उसने कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। वहां पर उसने बड़े बड़े पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त किया। उसने टिरकोनेल नामक एक कट्टर कैथोलिक को आयरलैंड का वायसराय नियुक्त किया, जिससे प्रोटेस्टेंटों पर भीषण अत्याचार हुए। उसने आयरिश सेना से प्रोटेस्टेंटों को बलात् तरीके से बाहर निकाल दिया। इससे स्कॉटलैंड व आयरलैंड की जनता, जो बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट विचारधारा से जुड़ी हुई थी, उन्होंने इस अनीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
अब देखिए, इससे क्रांति को भी बल मिलना शुरू हुआ। अगला है विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। उस समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में एंग्लिकन चर्च का बड़ा प्रभाव था, अतः जेम्स द्वितीय का ध्यान इधर भी आकर्षित हुआ। उसने विश्वविद्यालयों को कैथोलिक धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। विश्वविद्यालयों में कैथोलिकों को उच्च पद देने के लिए अनेक अनुचित कार्य किए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे प्रसिद्ध मैकडगल कॉलेज के प्रोटेस्टेंट उच्चाधिकारी को पद से हटाकर पार्कर नामक कैथोलिकवादी व्यक्ति को नियुक्त किया। इससे जनता में भयंकर आक्रोश पैदा हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक उप कुलपति को एक पादरी को आवश्यक परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण एमए की उपाधि नहीं दी, अतः उसे भी पद से हटा दिया गया। इस तरह विश्वविद्यालय में अनावश्यक जो नियम थे, अनावश्यक जो हस्तक्षेप था, इससे जनता त्रस्त थी और उसने उस उप कुलपति को हटाकर क्राइस्ट चर्च के डीन मेसी नामक कैथोलिक को मनोनीत कर दिया। और ये कैथोलिक केवल कैथोलिक विचारधारा के लोगों का ही सहयोग करते, अन्यों के प्रति उपेक्षा रखते। इससे प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को बड़ा धक्का लगा था। अगला है धार्मिक अनुग्रह की घोषणा या भावना। तो देखिए, जेम्स द्वितीय ने रोमन कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसने रोम के पोप को इंग्लैंड बुलाकर उसका राजकीय सम्मान किया। उसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 1687 ईस्वी में धार्मिक अनुग्रह की घोषणा कर दी थी और इसके द्वारा कैथोलिकों के विरुद्ध लागू कठोर नियमों को स्थगित कर दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि कैथोलिक और अन्य प्रोटेस्टेंट धर्म को न का मानने वाले लोग खुले तौर पर अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने लगे। उन्हें किसी भी पद पर आरूढ़ न होने की स्वतंत्रता दे दी। और इस घोषणा से टोरी दल के जो लोग हैं, जो कि इंग्लैंड के चर्च के समर्थक थे, जेम्स द्वितीय से क्या हो गए? रुष्ट हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रोम का जो पोप है उसे इंग्लैंड बुलाकर बहुमान किया गया और अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 1687 में धार्मिक अनुग्रह, जिसमें कैथोलिकवादी विचारधारा के जो सिद्धांत थे उनको लागू करवाया गया और उनको न मानने वालों को तरह तरह की है वो सजा देने लगे। इससे प्रोटेस्टेंट विचारक नाराज हुए और उन्होंने देखा कि अब हमें जेम्स द्वितीय को हटाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है वो नहीं। 1687 तक जेम्स ने अपनी मूर्खता के कारण बहुत से लोगों की सहानुभूति को खो दिया।
यहाँ तक कि उसके सहायक समर्थक भी विरोधी हो गए। 1688 ईस्वी में स्थिति नाजुक हो गई, क्रांति की आग भड़क उठी और जेम्स ने 1688 में धार्मिक अनुग्रह की दूसरी ओर घोषणा कर दी। पादरियों को आदेश दिया और इस घोषणा को समस्त गिरजाघर में पढ़कर सुनाया जाने लगा। इस तरह जनता उनके कार्यों से रुष्ट होती जा रही थी और इसमें सबसे अंतिम कारण ये मान सकते हैं जेम्स के पुत्र का जन्म। उस समय इंग्लैंड की जनता मानती थी कि शायद जेम्स वृद्ध है, इसकी मृत्यु हो जाएगी और वृद्धावस्था तक उसके कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब उसके कोई पुत्र नहीं होगा तो अपने आप इसका शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब अंत में उसके पुत्र का जन्म हो गया तो प्रोटेस्टेंट वादियों पर इसका भी धक्का लगा और उन्होंने अब जेम्स द्वितीय को किसी भी कीमत पर पद से हटाने का फैसला लिया और उसकी जगह उसकी प्रोटेस्टेंट पुत्री मेरी, जो हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट शासक विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ विवाह किया था, उनको वापस इंग्लैंड की सत्ता सौंपना प्रोटेस्टेंट वादियों ने धारण किया और इसी की उपज में गौरवपूर्ण क्रांति है वो 1688 में है वो हुई थी। धन्यवाद।